देखो, प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रोविडेंट फंड में क्या होगा वो हम जो है वो सीखते हैं। प्रोविडेंट फंड के अंदर एक तो जब हम पैसा डालते हैं तब क्या होगा, एंड एक जो है हम पैसा जब हम विड्रॉ करेंगे तब क्या होगा। दो बातें हमारे को जो है साइमल्टेनियसली सीखने के लिए मिलेंगी। समझने की कोशिश करो कि हम जब पैसा डालेंगे तब क्या होगा, एंड जब पैसा जो है वो विड्रॉ करेंगे तब क्या होगा। सबसे पहले जो है वो एक बात समझो, अगर मान लो जो है प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय खुद पैसा डाल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय जो है वो खुद पैसा डाल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना। ऐसा क्यों कि जो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले वो जो है वो टैक्स की पेमेंट वगैरह कर देता है, फिर उसी में से जो है वो क्या कर देता है, कुछ पैसा जो है वो डाल देता है। तो इसीलिए अगर एम्प्लॉय ने खुद कोई पैसा डाला है तो उसका तो हमें कुछ नहीं करना। तो एम्प्लॉय ने अगर खुद कोई पैसा डाला है तो हमें उसका कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन जो है वो जो डालते टाइम उसने कोई जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन करा है, एम्प्लॉय ने कोई कंट्रीब्यूशन करा है डालते टाइम प्रोविडेंट फंड के अंदर, ये क्या साइन है, डालते टाइम अगर कोई कंट्रीब्यूशन करा है एम्प्लॉय ने तो वो हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब एक और बात समझ के चलो, ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है इसके अंदर कोई एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट है। वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या है, एग्जेम्प्ट होगा। और अगर मान लो कोई इंटरेस्ट आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो अमाउंट भी जो है वो एग्जाम्प्ट होता है। और एक और बात जो है वो समझ के चलो, कोई रिटायरमेंट के टाइम पे जो लमसम अमाउंट जो है मिलेगा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे, वो भी एग्जाम्प्ट है 10(11) के अंदर। तो समझते हैं कि क्या मैंने बोला अभी आपको, कि अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी पैसा डालते टाइम अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करा है तो वो इग्नोर कर दो, वो जो है वो इग्नोर कर दो। एंड अगर मान लो कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है, कोई इंटरेस्ट का अमाउंट जो का अमाउंट है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कोई एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो भी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और कोई लमसम अमाउंट जो भी रिसीव्ड करा है एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट के टाइम पर, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10(11) के अंदर। वो भी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी अमाउंट जो है वो ये निकालते टाइम भी जो अगर मान लो निकालते टाइम भी लमसम अमाउंट अगर कोई एम्प्लॉय को मिला है रिटायरमेंट पर, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10(11) में। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये इंपॉर्टेंट होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है ऐसा जो प्रोविडेंट फंड जहाँ जिसके अंदर आपने जो है वो इनकम टैक्स कमिश्नर से जो है वो उसके अंदर आपने रिकॉग्निशन ले रखी है, उसे जो है वो क्या बोला जाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर आप एक बात जो है वो ध्यान में जरूर रखना कि जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन खुद का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या करना है, आपने इग्नोर कर देना है। अगर एम्प्लॉय ने खुद कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो वो अमाउंट क्या कर देंगे, हम इग्नोर करेंगे। अब इसके बाद एक बात समझ के चलो, अगर कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई एम्प्लॉयर ने अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो वो अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है कितना, 12% ऑफ सैलरी तक। तो वो अमाउंट कितना एग्जाम्प्ट हो जाता है, 12% ऑफ सैलरी तक एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करा तो वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन एग्जाम्प्ट कितना है, ओनली अप टू 12% ऑफ सैलरी तक ही जो है वो एग्जाम्प्ट है। और जो सैलरी है, सैलरी का मतलब वही बेसिक सैलरी प्लस में डियरनेस अलाउंस जो भी इन टर्म्स वाला है, और प्लस में टर्नओवर कमीशन, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट जो है वो हर साल एक्रू होता जाता है, वो भी जो है वो क्या होगा, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्प्ट होगा ओनली अप टू 9.5% पर एनम तक। तो ओनली 9.5% पर एनम वाला जो है वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। एंड उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ओनली 9.5% पर एनम जो है वो टैक्सेबल होगा, एंड उसके ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मान के चलो जो है वो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 14% से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट जो है वो कितना दे रखा है, 14,000 जो है वो दे रखा है, और ये 14% के हिसाब से कंप्यूट हुआ है। तो 9.5% मतलब 9,500 जो है वो क्या हो जाएगा, 9,500 जो है वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो बाकी का इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा 4,500 का, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। देखो एक बार जो है वो दोबारा समझो, अगर कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, खुद का कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो वो इग्नोर कर देंगे। अगर एम्प्लॉय ने खुद कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, कोई खुद अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है तो उसे क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। और अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर ने अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 12% ऑफ सैलरी तक। और इंटरेस्ट कोई अक्रू वगैरह हुआ है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वगैरह पर, तो वो जो वो कितना एग्जाम्प्ट होगा, 9.5% पर एनम तक जो है वो एग्जाम्प्ट होगा।
और यहाँ पर सैलरी की जो है वो सैलरी कंप्यूट करते वक्त सैलरी की जो डेफिनेशन है, सैलरी के अंदर क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस में डियरनेस अलाउंस जो भी इन टर्म्स वाला है प्लस में टर्नओवर कमीशन। तो यहाँ पर हम सैलरी के अंदर जो है वो क्या लेंगे, सैलरी के अंदर हम बेसिक सैलरी प्लस में डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स वाला प्लस में टर्नओवर कमीशन जो है वो लेंगे। और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा जो है वो मिलेगा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे, तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय को मिलेगा, लमसम अमाउंट जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा 10-12 के अंदर। तो जो भी लमसम अमाउंट जो भी रिसीव्ड होगा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे, वो सारा अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो एग्जेम्प्ट जो है वो कौन से केस में होता है, वो एग्जेम्प्ट जो है वो कब होता है वो समझो। वो एग्जेम्प्ट जो है वो ओनली तभी होता है अगर एम्प्लॉय ने सर्विस जो है वो 5 साल से ज़्यादा की रेंडर करी है। अगर एम्प्लॉय ने सर्विस जो है वो 5 साल से ज़्यादा की सर्विस रेंडर करी है, ओनली देन ओनली जो लमसम अमाउंट जो भी आरपीएफ से मिला है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10-12 के अंदर। तो लमसम अमाउंट जो भी रिसीव्ड हो रहा है आरपीएफ से वो एग्जेम्प्ट होगा 10-12 के अंदर ओनली तभी अगर एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज रेंडर करी है वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की सर्विस रेंडर करी है। ओनली देन ओनली जो एम्प्लॉई ओनली देन ओनली जो है वो अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10-12 के अंदर। बट अगर मैं मान के चलूँ कि 5 साल का सर्विस नहीं हुआ है, तो एक बात जो है वो आप समझ के चलो, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर के अमाउंट पर जो है वो आपने कोई भी एग्जेम्पशन लिया था या फिर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह के अमाउंट पर कोई भी आपने एग्जेम्पशन लिया था, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट जो है वो आपने इंटरेस्ट पर जो है वो कोई भी अमाउंट जो है वो लिया था या फिर कोई भी एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर आपने कोई भी अमाउंट जो है वो उसका एग्जेम्पशन लिया था, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो आरपीएफ से जो पैसा मिलता है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने जो है एम्प्लॉय ने सर्विस जो है वो रेंडर्ड करी होनी चाहिए 5 साल या 5 साल से ज़्यादा। अगर एम्प्लॉय ने जो है सर्विस रेंडर्ड करी है लेस देन 5 ईयर्स, तो एग्जेम्पशन जो भी अलाउड करी थी उसे, जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की दी थी या फिर जो है वो इंटरेस्ट वाली मिली थी उसको, वो सारी की सारी जो है वो क्या कर दी जाएगी, विड्रॉ कर दी जाएगी। तो वो जो सारा का सारा बेनिफिट जो है वो आपने लिया था, जो इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया था और जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जो बेनिफिट लिया था, तो वो सारा का सारा जो है वो क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात और आप समझो, अब एक बात समझो, 3 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपने जो है वो 5 ईयर का सर्विस जो है वो कंप्लीट नहीं भी करा, मतलब एम्प्लॉय ने 5 साल का सर्विस नहीं भी कंप्लीट करा, देन ऑल्सो जो है वो ये एग्जाम्पशन जो है वो विड्रॉ नहीं होगी। तो 3 केसेस कौन से हैं वो सीखते हैं। तो 3 केसेस कौन से हैं हम वो सीखते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अगर मान लो एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो गया है, क्योंकि जो है वो एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया है, अगर उसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो गया है, तो मतलब वो एग्जाम्पशन जो है वो विड्रॉ नहीं होगी। या फिर अगर मान लो एम्प्लॉय की इलनेस की वजह से उसको छोड़ना पड़ रहा है। अब इल हेल्थ का मतलब यहाँ पर जो है वो मतलब ये आप ये मान सकते हो कि कोई जो है वो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं उसकी वजह से उसको छोड़ा है उसने। या फिर एम्प्लॉय जो है उसने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरा जो आरपीएफ का अमाउंट है वो मेरे नए एम्प्लॉयर को जो है वो ट्रांसफ़र कर दो। अगर एम्प्लॉय ने जो है वो अगर ये बोला है कि उसका जो है वो अमाउंट जो है वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास में ट्रांसफ़र कर दो, तब भी जो है वो ये जो अमाउंट जो भी विड्रॉ हुआ, मतलब इस केस के अंदर भी ये एग्जाम्पशन जो है वो विड्रॉ नहीं मानी जाएगी, इवन दो सर्विस जो है वो लेस देन 5 ईयर है। ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है ड्यू टू द इल हेल्थ, या फिर एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो जाता है ड्यू टू द शट डाउन ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, या फिर एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो गया है विद द इंस्ट्रक्शन की उसका बैलेंस जो है वो आरपीएफ के अंदर, अगर उसने जो है वो ऐसी इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरा जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसी इंस्ट्रक्शन दिया है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को, कि मेरा न्यू एम्प्लॉयर के पास में मेरा जो है वो आरपीएफ का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो, तो उस केस के अंदर भी जो है वो ये एग्जाम्पशन जो है वो विड्रॉ नहीं करी जाएगी, इवन तो उसने सर्विस जो है 5 साल से कम जो है वो दी है तब भी। अब आ जाता है हमारे पास में, अब हम सीखने जा रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो क्वेश्चन आ जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होगा। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होगा वो सीखते हैं। सबसे पहले अगर कोई एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा वो तो इग्नोर कर दो, तो कोई भी एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा वो तो आप इग्नोर कर दो। लॉजिक यही है कि वो अपना जो है वो टैक्स भरने के बाद डालता है, तो इसीलिए वो क्या कर दो, सारा का सारा इग्नोर कर दो। सिंस बेसिकली वो जो है वो कोई इनकम वगैरह है नहीं, तो वो सारा का सारा जो है वो आप इग्नोर कर दो उसके खुद का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन डालते टाइम एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट मिलते टाइम जो है वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर जो लमसम अमाउंट जो भी रिटायरमेंट के टाइम पर जो एम्प्लॉय को मिलेगा, तो जो लमसम अमाउंट जो भी रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉय को मिलेगा तब वो टैक्सेबल होगा। अब एक बात समझो, अगर कोई एम्प्लॉय का
जो है वो खुद का कंट्रीब्यूशन से कोई पैसा डाला था वो तो एग्जाम्प्ट हो जाए, वो तो इग्नोर कर दो उसको, क्योंकि वो तो इसने खुद ही जो है वो अपना टैक्स भर के डाला था, तो वो तो इग्नोर कर दो। अब दूसरा आ जाता है अगर कोई इंटरेस्ट जो है वो मिला है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर, तो उस वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा या फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन होगा, वो दोनों के दोनों केसेस के अंदर वो अमाउंट जो है वो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड के अंदर। वो दोनों के दोनों केसेस के अंदर वो अमाउंट जो है वो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो दोनों के दोनों केसेस के अंदर वो अमाउंट जो है वो टैक्सेबल कौन से हेड में हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। सो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।